हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कक्षा 12 फिजिक्स की। अभी तक वीडियो कैसे चैप्टर वाइज बनाते थे, लॉन्ग वीडियो रहता था, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि आपके जो वीडियो बनाएंगे वो हम यूनिट वाइज बनाएंगे। लगभग 6-7 यूनिट हैं आपके मतलब कोर्स में फिजिक्स के, तो 6-7 घंटे का वीडियो, मतलब 1 घंटे का लगभग वीडियो होगा आपका, तो 6-7 घंटे की वीडियो बनेंगे। चूँकि पर डे वीडियो मिल नहीं पा रहा, साथ में आप लोग विशेष रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन पढ़ाना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज, जैसे आज शुरू किया है तो आज जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रिक, विद्युत संपूर्ण जो 103 तीसरा अध्याय आपका है, अध्याय, ठीक है भैया, विद्युत पूरा का पूरा इस अध्याय के अंतर्गत या इस यूनिट के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे उन सब को आज हम बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, मतलब यूनिट वाइज वीडियो आपको बनेंगे, आपके बनेंगे चैप्टर वाइज नहीं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको लग रहा है मेहनत की जा रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। यूनिट वाइज वीडियो आपको मिलते रहेंगे, साथ में मैथ्स के वीडियोस एक नीचे आप देख सकते हैं, सब पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आज जो बात करने वाले विद्युत, तो विद्युत धारा, पहली जो हेडिंग है आपकी वो है विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहते हैं, विद्युत धारा क्या है इसकी डिफिनेशन बताएं, फिर हम आपको बताएंगे। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की एक शब्द और जोड़ दीजिए, समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा की डिफिनेशन हुई। अब इसके बाद आता है आपका चालक। चालक, विद्युत धारा संचालित कैसे होती है, कैसे चलती है। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है जबकि अचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो इन सब के लिए आपका एक परमाणुवीय मॉडल है, वो आपको समझा दें कि चालक में आखिर विद्युत धारा संचालित कैसे होती, विद्युत धारा चलती कैसे, अचालक में क्यों नहीं चलती। तो जैसा आप जानते हैं कि जो मैटर होता है, पदार्थ, द्रव्य, वो उसकी सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। और परमाणु में मुख्यतः 3 कण पाए जाते हैं। कण तो बहुत होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मान लिया हमने कल्पना कर लिया कि ये कोई हमारा मैटर वो परमाणु है, तो इसमें क्या होता है, परमाणु के बीचों बीच में एक बहुत ठोस भाग होता है। इस ठोस भाग को हम नाभिक कहते हैं। परमाणु के बीचों बीच में एक बहुत ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश, प्रोटॉनों पर धनावेश और न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। चूँकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए आपका नाभिक जो धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और नाभिक पर धनावेश हो गया, तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रकार का आकर्षण बल लगाता है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाती है, तो आप जानते हैं अगर दूरी बढ़ेगी तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स जो होता है वो 1/r होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो जैसे जैसे नाभिक की दूरी, इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर कम होता जाता है। और जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लिया ये है सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये अपनी कक्षा छोड़ देता है और मुक्त हो जाता है। इसको ही हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश,
ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश, यही इलेक्ट्रॉन और आवेश विद्युत धारा को संचालित करता है, इसी से विद्युत धारा आपकी चलती है। कैसे चलती है वो आप देखिएगा, समझा रहे हैं। तो ये हो गया, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से बनते हैं। अब कोई पदार्थ, मान लिया पदार्थ का ये कोई कटा हुआ भाग है, ठीक, कल्पना कर लिया किसी पदार्थ का एक छोटा सा कटा हुआ भाग है, तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब आप समझिए कि अगर हम उसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल हो गया, मतलब विभवांतर जिसे हम कहते हैं, वो नहीं देते हैं, फिर भी तो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ होता है उसको अगर हम तार से जोड़े ना, इसको इस तरीके से जोड़े ना, फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन तो चलते रहते हैं। धारा प्रवाहित होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन अगर चलते रहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उतना इलेक्ट्रॉन ये विपरीत दिशा में, ये वाला इधर तो उतना इधर, ये इधर, ये इधर। तो होता क्या है कि आवेश के अंदर जो इलेक्ट्रिक होता है, मतलब चालक होता है, चालक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। इसलिए मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, जितना ये आवेश उत्पन्न कर रहा है दूसरा वाला उसको माइनस कर रहा है, तो कोई आवेश नहीं बहता है। जब हम इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, ध्यान समझिएगा, जब हम इसको, मान लिया हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ने पर होता क्या है कि ये जो बैटरी होती है एक तरीके का विभव देती है इसको, ठीक है, एक तरीके का विभव, और विभव इन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। विभव क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं। इसको हम कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा संचालित हो रही। जबकि कुचालक में क्या होता है, नॉन कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, तो यह आपका हो गया विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कैसे चलती है, और मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो अगली जो है वो चालक में विद्युत धारा, जो दूसरी डिफिनेशन थी, चालक में विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा। हमने आपको बताया कि चालक में विद्युत धारा कैसे चलती है। ठीक, अगली क्या है आपकी हेडिंग, अब सीधे आ जाता है आपका ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, एक मिनट, ये गिर गया भाई, लगा लिया जाए नहीं तो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो ओम का नियम आपका क्या कहता है, आप पढ़ चुके भौतिक और रासायनिक अवस्था भी पढ़ चुके हो। भौतिक किसे कहते हैं, जिसमें पदार्थ की संरचना में, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब, यदि हम बर्फ़ को गर्म करें तो उसकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बर्फ़ जो है पहले द्रव में, पानी के बाद फिर वाष्प में बदल जाए, वो भाप में बदल जाएगी। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये आपका हुआ भौतिक परिवर्तन। तो ताप, दाब, ये सब जो आपके होते हैं ये भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो चालक हमने बता दिया। तो ओम ने क्या बताया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर विद्युत धारा संचालित करनी है तो हम बैटरी से उसको एक विभवांतर देंगे, विभव देंगे,
और आप जानते हैं विभव एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ चुके हो, बता भी चुके, हम वीडियो भी बना चुके हैं कि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। मतलब आवेश को चलाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभव कहते हैं। तो मान लिया ये तार है, ये चालक है कोई, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये बल्ब है और यहाँ पर एक ये कुंजी लगी हुई है के, ये सिरा ए ये बी। तो बल्ब जल रहा है, मतलब कि विद्युत धारा संचालित हो रही है। विद्युत धारा संचालित हो रही है, तो जब हम इसको विभव देंगे, जब इसको विभव देंगे तभी तो विद्युत धारा संचालित होगी, तभी तो विद्युत धारा चलेगी। तो हमने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित, कहने का मतलब है अगर मान लिया ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा रहे। ये नहीं मान लिया आप स्कूल में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कमरे के अंदर आपने प्रैक्टिकल मतलब कर रहे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, कमरे के अंदर का एक तरीके से देखा जाए टेम्परेचर कम होगा, मान लिया कुछ दिखने में लिखने में आपको दिक्कत होगी, आधा एक्सपेरिमेंट आपने अंदर किया, फिर आप आधा बाहर चले गए, ऐसी जगह पर उसको खिसका दिया जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा आ रहा है। तो जहाँ पर प्रकाश ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कहने का मतलब फिर इस नियम का पालन नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो हमने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं विभवांतर के कारण ही प्रवाहित होते हैं। अगर विभव नहीं दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे। तो जितने ज़्यादा विभव दिया जाएगा, ऊर्जा जितनी ज़्यादा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, जितनी ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी आवेश उतने ज़्यादा चलेंगे। तो कहने को तो आवेश ज़्यादा चलेंगे तो धारा आपकी ज़्यादा बहेगी। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो सिरों पर लगाया गया विभव, विभव जो होता है वो सिरों पर लगाया जाता है। मान लिया ये सिरे ही तो यहाँ पर लगाया गया विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हम नियतांक लगा देते हैं के आई, सॉरी यहाँ पर जो नियतांक वो सीधे आर है आई, तो V बराबर आपका बन गया आई आर। आर एक नियतांक है, यहाँ आर एक नियतांक है, कहने का मतलब R बराबर V अपान आई। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर R इज इक्वल टू V अपान आई। दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और धारा का अनुपात रेशियो हमेशा नियत रहता है, ठीक। ओम का नियम हो गया आपका। अगला क्या है, ओम के नियम के बाद अगली हेडिंग पर चलते हैं हम। तीसरी 4 नंबर हेडिंग क्या है, प्रतिरोधकता। दूसरा है कि और जो ये नियतांक आर होता है, प्रतिरोध भी बता दें, प्रतिरोध अलग से लिखा रहता है तो वो भी बता दें। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ये जानते हैं आप, ठीक। तो अब ये प्रतिरोध जो है वो डिपेंड किस पर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध की निर्भरता तो होता क्या है,
जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक कंडक्टर जितना लंबा होगा, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक, मान लिया कोई चालक है, ठीक है, इसकी लंबाई L है, तो इसका जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का, जब मान लिया इसको हमने ऐसे काट दिया, इसका एरिया यहाँ जो है वो आया A, एरिया आया A। तो चालक का प्रतिरोध चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध चालक खंड के एरिया के क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दें हम तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटेगा तो इक्वल टू यहाँ रो L अपान A, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। देख लें, रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता रो लिखा है। R इज इक्वल टू रो L अपान A या रो इज इक्वल टू R A बाई L। इसका यूज़ बहुत है, आगे हमको करना भी है। फिर से एक बार, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A, R इज इक्वल टू रो L अपान A। जो रो है, अब यहाँ पर एक नियतांक है जिसको हम चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा R A बाई L। ठीक, अगली आपकी हेडिंग क्या है? धारा घनत्व दिया है। चालक की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता हो गया। अगला है धारा घनत्व। धारा घनत्व J बराबर होता है बहुत ध्यान से समझिएगा धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम लिखते हैं J से। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? अनुप्रस्थ काट या फिर किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। ध्यान समझ लीजिए, किसी चालक के एकांक, कहने का मतलब I बराबर अगर हम 1 रख दें, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। धारा घनत्व J बराबर होता है I अपान A। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। अगली हेडिंग क्या है? धारा घनत्व J हो गया। इसके बाद
अपवाह वेग। अपवाह वेग, अनुगमन या अपवाह वेग दोनों एक ही रहता है। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जब बैटरी को हम चालक से नहीं जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलते तो रहते हैं लेकिन अनियमित गति करते रहते हैं। यही कंडीशन, सेम कंडीशन क्या है, जब हम चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दिशा में गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इस गति में वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो हम एक आपको उदाहरण देकर बताएं, मान लिया 4 लोगों को किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आपको रुकना नहीं, चलते रहना है। तो जब 4 लोगों को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा, वो चलते रहेंगे। अगर चलेंगे तो वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे। मान लिया वो चलना शुरू किए, सामने कोई आ गया, टकरा गए तो इधर की ओर मुड़ गए, इधर गए, अगले से टकरा गए, इधर की ओर मुड़ गए। तो कहने का मतलब सेम कंडीशन यही होता है कि मान लिया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंधेरे कमरे में रहते हैं, वो चलते रहते हैं। जब हम विभव देते हैं तो वो चलते रहते हैं। इस चलने के क्रम में वो आपस में टकराते रहते हैं। तेज़ी से जब मान लिया इलेक्ट्रॉन चला, अगले से टकरा गया, उसका वेग कम हो गया, मतलब उसको उसने दे दिया। फिर वो चला, फिर स्पीड बढ़ी उसकी, फिर टकरा गया, फिर वेग कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चलते हैं उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। मान लिया वो पहले इलेक्ट्रॉन से टकराया, एक शब्द और बता दे, पहले इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसके बाद इससे टकराया, फिर इससे टकराया, और क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने के बीच लिए गए समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, श्रांति काल कहते हैं। मान लिया पहले से टकराया, पहले से यहाँ तक टकराने में जो उनका वेग होगा वो अनुगमन वेग कहलाएगा और जो समय होगा वो श्रांति काल कहलाएगा। और एक शब्द आ जाता है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ तो क्रमशः 2 टक्करों के बीच चली गई दूरी को, ये टकराया इससे यहाँ, इन दोनों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब चूँकि ये आ गया अपवाह वेग इसलिए बता दिया हमने। जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसको अपवाह वेग कहते हैं और क्रमशः 2 टक्करों के बीच चलने वाली दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं और क्रमशः 2 टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अपवाह वेग का उद्गम ये हो गया। अब गतिशीलता। जितनी भी हेडिंग लिख रहे हैं वो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। डिफिनेशन क्या है अगली भाई? हाँ, ओम के नियम की सीमाएं हैं। देखिए, कुछ चालक ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इन चालक को हम अनओमीय चालक कहते हैं। कुछ चालक ऐसे होते हैं जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन चालकों को अनओमीय चालक कहा जाता है। जैसे आपकी जो टार्च होती है, टार्च का जो सेल होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता, मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात निश्चित नहीं रहता है, तो वो जो है वो आपका अनओमीय चालक कहलाता है। ओम के नियम की ये सीमाएं थी और विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकताएं दी गई हैं, वो आपको याद कर लेना है। इसके बाद है क्रोड, कार्बन क्रोड, नहीं इससे पहले भी कुछ है ये बता दे। उसके बाद विद्युत ऊर्जा दी गई, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, विद्युत ऊर्जा शक्ति, अच्छा कुछ दिए नहीं। अच्छा, प्रतिरोधों का संयोजन है। पहले प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ध्यान से समझिएगा।
प्रतिरोधों का संयोजन देखिए, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। हम उदाहरण देकर आप बता दें, आपके घर की लाइट में क्या होता है कि एक बोर्ड लगा होता है, उसी बोर्ड से एक स्पेशल कनेक्शन बल्ब को जाता है, अगर राड लगी है तो राड को जाता है, पंखा लगा है तो पंखे को जाता है स्पेशल कनेक्शन, और अगर आपकी टीवी रखी है, फ्रिज रखी है, तो सब का सब पूरा का पूरा कनेक्शन उसी बोर्ड से होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब यहाँ से बोर्ड मान लिया ये रखा है और यहाँ से लेकर के गए, यहाँ पंखा लगा दिया, वो जो भी लगा सब लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। सबका कनेक्शन यहीं से होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्रम हो गया, अभी बताएंगे इस क्रम को क्या कहते हैं। दूसरा क्रम क्या होता है, आपकी जो झालर होती है, आप देखते हैं कार्यक्रमों में, दीपावली, ईद या कोई विशेष कार्यक्रम जब घर पर होता है तब आपके लगती है, उसमें क्या होता है, एक ही दो तार निकलते हैं, केवल उन्हीं दो तारों से सारे बल्ब लगे रहते हैं, इसीलिए वो जलते बुझते रहते हैं। वो तो बात की बात बाद में बताएंगे कैसे जलते हैं कैसे बुझते हैं झालर के बारे में, लेकिन आप देखते केवल दो ही तार निकलते हैं, उन्हीं दो तारों से सारे का सारा कनेक्शन होता है, तो वो एक क्रम हो गया। तो क्रम इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम। पहला श्रेणी क्रम होता है और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, मान लिया 3 प्रतिरोध लगे हैं, पहला प्रतिरोध हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखिए प्लस माइनस कैसे लिखते हैं हम, बड़ी और पतली लाइन को प्लस लिखा जाता है, छोटी और मोटी लाइन को माइनस लिखा जाता है। ये R1 प्रतिरोध, ये R2, ये R3, ये A, ये बिंदु B, ये C और ये D। इसके सिरों के बीच का विभवांतर V1, इसका V2 और इसका V3। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से जुड़ा है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। मान लिया आगे और दिया है, चौथा भी दिया है, तो तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। समझ लीजिए, जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का, कहने का मतलब जो लास्ट प्रतिरोध का सिरा है वो बैटरी से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, धारा को चलने के लिए केवल एक ही पथ मिल रहा है, एक ही मार्ग मिल रहा है, तो सब के सब में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, धारा है, वो इक्वल रहेगी। जबकि सिरे अलग अलग हैं तो विभवांतर सिरों पर लगाया जाता है, इसलिए विभव अलग अलग रहेगा। ठीक, श्रेणी क्रम में एक ही पथ है धारा चलने के लिए, इसलिए धारा सेम रहेगी, और विभवांतर सब में क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा विभवांतर। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर पूरा सिंपल से, ज़्यादा लांग नहीं करते चूँकि एक ही में बताना है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I/R1। दूसरे में V2 बराबर I/R2 और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा I/R3।
मान लिया इनका कुल प्रतिरोध टोटल विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 के स्थान पर I/R1 प्लस V2 के स्थान पर I/R2, V3 के स्थान पर I/R3। तीनों में I कॉमन है, ले लिया I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3। अब कल्पना करिए कि इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाया गया है जिसका विभव V है, प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध R है। तो I बन जा I से I कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, सॉरी अरे V बराबर IR होता, गलत, पूरा का पूरा गलत हो गया भाई, गलत थोड़ा सा। V1 बराबर होता IR1, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, सही कर लीजिएगा भाई, IR3। तो यहाँ पर हम रखेंगे IR1 IR2 प्लस IR3, I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। ज़्यादा बोलते बोलते मुँह सूख गया, ध्यान भटक गया, गड़बड़ हो गया, अलग सोचने लगे थे। देख रहे थे कि वीडियो चल रहा है पूरा कि नहीं चल रहा है, बंद तो नहीं हो गया बीच में, हम बोलते चले जाएं बंद हो जाए। अब मान लिया इन सबको हटाकर यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाया गया जिसका प्रतिरोध R है, विभवांतर V और धारा I है। तो V बराबर हो जाएगा IR1, I से R कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं सबको हम जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, मतलब सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। ठीक, इसी में एक सवाल छोटा सा देख लेते हैं। मान लिया ये 4 ओम, ये 5 ओम और ये 6 ओम, और यहाँ पर मान लिया 1.5 वोल्ट का विभव है। तो पूछा जाए कि इसमें प्रवाहित धारा, तो पहले हम क्या करेंगे, R निकालेंगे। R बराबर हो जाएगा 4, 5, 6 हो गया 15 ओम। ठीक है, इसके बाद I बराबर होता है V बाई R, V की वैल्यू 1.5 बाई 15 कैरी 15 1 जा 1, 0.1 एम्पियर। प्रवाहित धारा कितनी होगी, 0.1 एम्पियर। ठीक, अगला क्रम देखते हैं जो आपका है पैरेलल सीरीज। क्या है भाई, जो श्रेणी क्रम था पैरेलल सीरीज, समांतर क्रम। समांतर क्रम में आपका क्या होता है, जो घर के लाइटें होती हैं, घर का जो आपका कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। कैसे, मान लिया ये 2 बिंदु हैं, सभी घर की पूरी लाइट, सबके लिए अलग अलग कनेक्शन होता है। मान लिया ये R1, ये R2, ये R3। छोटी और मोटी लाइन माइनस, बड़ी और छोटी लाइन प्लस, यहाँ कुंजी के लगी। अब देखिए सिरा एक ही है, A और B, इसलिए इसका जो विभव है वो V होगा। अब सबके चलने के लिए जो आपका धारा है वो मार्ग है, तो I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। तो समांतर क्रम में जो होता है विभव समान होता है और धारा अलग अलग होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माना पहले में धारा I1 बराबर V/R1, दूसरे में धारा I2 बराबर V/R2, तीसरे में धारा I3 बराबर V/R3। और टोटल धारा क्या है, I, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का मान रख दिया V/R1, V/R2, V/R3। V कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3। मान लिया इन तीनों को हटा करके यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाया गया है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर V है, धारा I और प्रतिरोध R है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V बन जा V से भी कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कहने का मतलब है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। ठीक, इसीलिए प्रतिरोध एक प्रकार की हानि है, इसीलिए घर का जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में पैरेलल सीरीज में किया जाता है, जिससे धारा की खपत कम हो, धारा कम खर्च हो। अक्सर लोग करते क्या, बहुत कहते हैं जुगाड़ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक ही तार सब जोड़ देते हैं। तो एक ही तार से अगर आप जोड़ देंगे तो दिक्कत होती है। ठीक है, उसमें आपकी विद्युत ज़्यादा, बिजली ज़्यादा खर्च होगी। माना शुरुआत में लागत लगती है तार लाने में, खर्च करने में, लेकिन फिर उससे सिंपल हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं भाई, ये कितने हुए, 8। ये हो गया। तीसरा जो है वो आपका हट गया है, जब किसी भी वो न हो। EMF सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, ये भी दिया है, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। तो समझा देते हैं। मान लिया ये सेल लगा है, इसमें गोल है, ये लगा है, और यहाँ पर किसी पथ में जा रहा है ये। तो हमने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन तार में चलते हैं या चालक में चलते हैं तो आपस में टकराते हैं, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को सतत रूप से चलाने के लिए या प्रवाह बनाए रखने के लिए बैटरी एक प्रकार की ऊर्जा लगाती है, बल लगाती है। ठीक है, देख लें 1 मिनट। किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए सेल द्वारा या बैटरी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, बाहरी प्रतिरोध और दूसरा होता है EMF हो गया 8, ये 9 EMF, और आंतरिक प्रतिरोध ये भी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे कक्षा 10 में। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जिस प्रकार से तार में धारा प्रवाहित करने के लिए प्रतिरोध लगता है, ठीक है, उसी प्रकार से सेल का घोल भी सेल के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस प्रतिरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब परिपथ में जो प्रतिरोध लगता है, उत्पन्न होता है, उसको बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, कैपिटल R से लिखते हैं। और जो सेल के अंदर सेल का घोल सेल पर जो प्रतिरोध लगाता है उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बाहरी प्रतिरोध जो होगा वो कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो स्मॉल r। E बराबर V माइनस आई आर होता है। निगमन पूरा तुम्हारे में है नहीं, बता देते हैं हम। फार्मूला इसका है जो हम बता देते हैं आपको। मान लिया अगर हमको धारा निकालनी है तो I बराबर V अपान R प्लस स्मॉल r, मतलब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों का योग हो जाएगा। यहाँ पर जो V है उसको हम E भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो E जो लगता है वही तो फोर्स है। हमने बताया था आपको एनर्जी ही तो होती है भी वो। तो I बराबर E अपान R प्लस R,
V बराबर फार्मूला आपका E माइनस आई आर, ये भी आपका होता है, ठीक, E माइनस आई आर। तो ये था सेल का आंतरिक प्रतिरोध EMF और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर आप हमको बताइए कि जो अगला दिया है बादलों में आवेश कैसे होता है, ठीक, वो आपको बताना है। एक छोटा सा सवाल भी इसी के साथ दे देते हैं। ये 3 ओम, ये 4 ओम, और ये R ओम है। मान लिया इसका कुल प्रतिरोध 1.2 वोल्ट है। 3 ओम 4 ओम R है। इसका कुल प्रतिरोध जो दिया गया है, कुल विभव दिया है 1.2। इसमें प्रवाहित धारा है आपकी 0.1 एम्पियर। R का मान बताओ। V बराबर दिया है 1.2, I बराबर दिया है 0.1। आपको R की वैल्यू निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट करिए, बताओ आंसर भाई। करना क्या है आपको, ये मान लिया R1 दिया है, तो R बराबर R1 R2 R3 कितना आया? अच्छा, R1 तो R1 है ही है, प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 प्लस R1। अब आप जानते हैं V I बराबर होता है V अपान R। तो I का मान 0.1, V का मान दिया 1.2, R का मान दिया 7 प्लस R। दशमलव कैंसिल, तो इधर गया, ये हो गया 7 प्लस R इज इक्वल टू 12, देन R इज इक्वल टू 5, R बराबर 5, ठीक। ये आपका आंसर, अगर नहीं लगा तो देख लीजिएगा और इसी तरीके के आगे सवाल लगाना। अगला क्या है, सेलों का जो संयोजन है वो आपके सिलेबस से हट गया है, तो वो हम बताते नहीं हैं। अगला आपका क्या है, किरचॉफ के नियम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना है। किरचॉफ के नियम क्या हैं, बस ख़त्म ही होने वाला है ये अध्याय आपका। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 2 नियम हैं फिजिक्स में, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट नियम हैं, बहुत ध्यान से समझना है। इसका एक स्पेशल वीडियो आज से 1 साल पहले की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, किरचॉफ के नियम, वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन फिर से हम बता देते हैं, चूँकि यूनिट बता रहे हैं। किरचॉफ के 2 नियम हैं। दस नंबर डेफिनेशन, किरचॉफ के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, किरचॉफ के पहले नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कहने का मतलब, एक ये मान लिया P पर आ रही हैं, ये I1, ये I2, I3, I4, I5। देखिए P पर सब धाराएं मिल रही हैं, तो वहाँ यहाँ पर जो सिग्मा I होगा
जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, कहने का मतलब उनको हम जोड़ दें तो उनका योग शून्य आना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किरचॉफ के पहले नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। साथ में जो धारा संधि की ओर आ रही होती है उसको हम प्लस में लिखते हैं, और जो धारा संधि से दूर जा रही होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं, इक्वल टू 0। I1, I2 और I3 आ रही हैं, I4 और I5 जा रहे हैं, इसलिए इनको माइनस में लिखा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। यह है किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के पहले नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो धाराएं संधि की ओर आ रही होती हैं उनको हम प्लस में लिखते हैं, और जो संधि से दूर जा रही होती हैं उनको हम माइनस में लिखते हैं। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम, पूछा भी जाएगा, हो सकता है आपकी बार भी। दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके सेलों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। चलिए बनाकर बताते हैं। और 4 प्रतिरोध लगे हैं, और इसमें एक सेल और लगा है। क्या है? एक सेल यहाँ पर भी लगा है, ये माइनस, ये प्लस, और कुछ चित्र पूरा, फिगर पूरा बना दें तब समझाएं। यार 4 हो गया, यहाँ पर E1, ये हो गया E2, ये धारा I2, यहाँ पर I1, और यहाँ पर भी ये I2। एक मिनट देख ले, इसमें कुछ और है। बीट स्टोन से इसके बारे बताना है बस। मीटर से तो है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रोटिक्यूशन कोई मतलब नहीं। ठीक, बस ख़त्म है। आपकी 2 डिफिनेशन और बची हैं। इसको हम पास कहते हैं। ये पहला पास, इसको दूसरा पास। किसी को भी पहला, किसी को भी दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, ये पास बोलते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब यहाँ पर हम निकाल लें I1 R1, यहाँ पर I2 R2, यहाँ पर I2 R4, I3 तो I2 I3 I1 प्लस I2। कहने का मतलब जो धारा बह रही है इसमें उसका और प्रतिरोध का गुणनफल निकाल लें हम। नीचे वाले का प्रतिरोध का गुणनफल निकाल लें
गुणनफल निकालने के बाद इसके योग के E1 E2 के योग के बराबर होगा। और दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ पर हम जो लेंगे वो प्लस से माइनस की ओर लेंगे, प्लस से माइनस की ओर। तो जो यहाँ लेंगे वही यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी वही। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशल इसको बताना पड़ेगा। तो फिलहाल इसके डिफिनेशन बता देते हैं, फिर स्पेशल वीडियो बना करके मिनिमम से 15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट इसके सवाल भी बताएंगे, बड़े बड़े सवाल हैं। तो समझ लीजिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीज गणितीय योग उनके संगत सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। लिखना चाहो तो लिख लो। किसी सेल के विभिन्न खंडों में या विभिन्न पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीज गणितीय योग उनके संगत सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो बड़ा सवाल है, बड़ी चीज़ है, स्पेशल इसको हम बताएंगे। तो इसमें थोड़ा डिफिनेशन केवल बता दिया है, बस द्वितीय नियम है ये। किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, और आपकी एक डिफिनेशन और बची है कोई। भाई यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस पर आप रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं तो अगला अध्याय जो भी आपका है वो बताया जाएगा, जो भी है जैसे भी है। भैया चप्पल निकाल दियो। लास्ट डिफिनेशन आपकी बची है, देख लो, टाइम देख लो, कई मिनट कहेगा। व्हीट स्टेन, शुद्ध कह भी नहीं पाते हैं, व्हीट स्टोन सेतु, इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं और हम बता भी दें आपको। 11 नंबर, बंद ना करो भैया, 1 मिनट डिफिनेशन लिख लिए दो। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु जिनके नाम पर है, इन्होंने ही बनाया था। और क्या है इसका उपयोग कैसे होता है वो हम आपको बता दें। चलिए PQ लिखते हैं, तो PQ लिख दिया। R और S। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या कहता है, इसका जो नियम है वही, जो यूज है वही हम आपको बता दें। आओ भैया कुंज आ जाओ। व्हीट स्टोन सेतु क्या कहता है, इसका जो उपयोग है वो हम आपको बता दें। क्या कहता है कि जैसे P और Q का अनुपात, आओ, P और Q का अनुपात यदि R और S के अनुपात के बराबर हो, B C D, P और Q का अनुपात यदि R और S के अनुपात के बराबर हो, कौन है देखो, जाओ तुम कुछ न जानते हो, छोड़ो छोड़ो, तोड़ दियो यार, जाओ देखो, बाहर जाओ, बाहर 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 जाओ, मारकर बाद मत भैया। लो चलो, लो लो, दोनों ने एक, अब बदल दे बिहार, रुक जाओ। व्हीट स्टोन से तो क्या कहता है कि यदि P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर, मतलब P का जो प्रतिरोध और Q का जो प्रतिरोध उसका रेशियो R और S के प्रतिरोध के रेशियो के अगर बराबर है तो BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी।
व्हीटस्टोन सेट का इतना सा है तो लंबी डेफिनेशन ज़्यादा लेकिन नहीं बताते। पी और क्यू का रेशियो अगर हम निकालें आर और एस के रेशियो के अगर बराबर है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या करो? अरे भैया बाद में, अरे यार एक लियो फिर वो ले जो बाद में आयो कुछ देर बाद। चलो रुको हम दे रहे हैं, लो दूसरा दे दे, लो तो खुलत लो जाओ, बस उठा लो दोनों। जाओ भैया बाहर जाओ, बाहर तूर फाड़ रही हो कुछ। हाँ चलत है, वो चलत है, चलाई हो चल जाए, जाओ जाओ कैप उठा लो, कैप दे रखा है। अरे हाँ बताओ क्या चाहिए तुमका? लियो, अरे जाओ यार लियो, जाओ बाहर, जाओ बाहर। चलिए ठीक है, देखो वो व्हीटस्टोन सेट था, ठीक हो गया, फिर रख दियो। एक दो सवाल हैं देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चूना आपको फटाक से बताना है आंसर। दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखिए भाई मैथ के वैसे टीचर बिरले राइटिंग सही होती है, हम तो वैसे भी दूध के धोए हैं, राइटिंग नहीं सही है, लेकिन जो भी है सब 10 ओम, ये भी 10 ये भी 10। सब 10 10 ओम हैं। आपको बताना है कुल धारा कितनी बहती है। और 1 2 3 4 5 6 और एक सवाल है, ये आर 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 आर, ये ए है, ये बी है, ये 10 ये 10 10 10 10 10 सब 10 10 है। हम बता देते हैं, वैसे आप सब लोग अगर लग जाए तो बता दें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लास्ट में शायद कुछ ज़्यादा उजाला लग रहा है, वो लास्ट में ये जो उजाला लग रहा है, फिर भी यहाँ 10 है, ये भी 10 है। तो देखिए ये 10 ओम और ये वाला 10 ओम, भैया कुछ देर बाद ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है, और ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, भैया कुछ देर बाद अभी आ रहे हैं, ठीक। 10 और 10 ये श्रेणी क्रम में है, तो 10 और 10 20 R1 बराबर R1 प्लस R2, और ये भी 10 10 20, ये 10 10 श्रेणी क्रम में 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो आपका क्या बन जाएगा, हम इधर बना देते हैं, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। लगेगा भैया, ये ऊपर आ गया 20 ओम, ये भी 20, ये भी 20 ओम, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। अब देखिए ये 20 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो 1/20 प्लस 1/20 2/20, कहने का तो 1/10, इसका 1/10 आएगा, इसका 1/10 आएगा, इसका 1/10, मतलब 10। तो ये 10 और ये 10, तो तुल्य प्रतिरोध जो आपका आएगा वो 30 ओम आएगा,
ठीक। ये वाला बताइए, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है, गुणा भाग आपको बताना है ये कितना आएगा। ये वाला, ये ए है, ये बी, आर आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी सब आर आर है। पहले आप बताइए ए से बी सब किस क्रम में जुड़े हैं। बाहर से आप देखते हैं तो समांतर क्रम कुछ लग रहा है, लेकिन हमने श्रेणी का नियम क्या बताया, यदि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे इसका दूसरा है, ये पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इस तरीके से ये जुड़े हैं, तो सब के सब हुए आपके श्रेणी क्रम में। ठीक, तब आर 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 1 2 3 4 5 6, तो आर बराबर हम आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर लिखेंगे हम 6R। इसका जो टोटल या तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 6R आएगा। ठीक है, और भी कुछ सवाल हैं लेकिन अब आगे देखते हैं अगले दिन। ये यूनिट आपकी ख़त्म हुई, अगला आपका है गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र। तो आज की इस यूनिट में, अध्याय में हमने आपको क्या बताया, विद्युत की जो यूनिट थी, जो डिफिनेशन थी, इससे रिलेटेड सब के सब बताई। अगले वीडियो में हम आपको आगे की यूनिट बताएंगे। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हो या पुराने, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, पर डे वीडियो आपको मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट तो मैथ के ऑलरेडी कई वीडियो पढ़े हैं, देख लीजिए जो उसमें से समझ में आया आपको। और इसके भी वीडियो टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अब से हमारा प्रयास रहेगा कि हर हफ्ते संडे है, जैसे आज संडे है तो अपनी भी पढ़ाई चल रही है इस समय बहुत तगड़े से, तो हर संडे आपको एक वीडियो इसका मिलता रहे। टाइम जो आपका यही रहेगा, तो वीडियो मिलता रहे और आप देखते रहें। फ़िलहाल के लिए बस जैसे 5 यूनिट है तो 5 घंटे के वीडियो हो जाएंगे, मतलब 1 घंटे का वीडियो मिलेगा। 1 हफ्ते में आपको देखना है, पूरा पढ़ना है, याद करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो 1 महीने के अंदर पहली और 1 महीने के अंदर दूसरी, मतलब 4-5, हाँ लमसम 1 महीना, 2 महीने में आपकी दोनों फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी। साथ में अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 9th to 12th कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर सीधे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अबाउट में जा कर के निकाल लीजिए, थंबनेल में दिया गया है, आप सीधे आप हमसे जुड़िए, आप तुरंत भेजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।